साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े दुख के साथ में बताना पड़ रहा है कि 30 लाख पूर्व सैनिक और 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को कल बड़ा झटका लगा है। कल दिल्ली में जो मीटिंग हुई है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। साथियों, आप सबको मालूम था कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एक कॉल की है दिल्ली 9 मार्च की, जिसका उद्देश्य था कि जितनी भी संस्थाएं हैं भारतवर्ष में पूर्व सैनिकों की, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक छाते के नीचे आए और कोई मिनिमम प्रोग्राम घोषित करके वो आगे बढ़े, सभी की सलाह मशवरा से। पर जो खबर आई है, जो फोटो आए हैं, उनके अनुसार वो पूरी मीटिंग फेल हो गई है। कहीं ना कहीं ये जितनी भी संस्थाएं जो बोल रहे हैं, उनसे आम पूर्व सैनिकों का विश्वास उठ चुका है। ये बिल्कुल सीधी सी बात हो चुकी है, क्योंकि जहां पर ये कहते हैं कि हमने पूर्व सैनिकों के लिए इतने सालों से संघर्ष किया है, ये किया है, वो किया है, तो कल देखने को मिला कि देश भर की किसी भी संस्था ने उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने बार बार कहा था कि ऐसे काम ना करो कि आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर से आम पूर्व सैनिकों का विश्वास उठ जाए। कभी कोर्ट कचहरी के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से, हर समय आप लोगों ने जो पूर्व सैनिकों की जायज मांगी थी उनको रोकने का प्रयास किया। और कल की तस्वीर देखने के बाद में आप लोगों को इस चीज के ऊपर गहन अध्ययन करना चाहिए। साथियों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो माननीय सदस्य हैं, वीर बहादुर जी ने का एक लेख भी मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और एक कोई फेडरेशन है और एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तीनों के पदाधिकारी आए। यहीं पर मैं बात साफ करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो वहां पर पदाधिकारी आए वो सभी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के थे, जो पिछले सालों में जिन्होंने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को छोड़ा है। अब मैं बात करूं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरण तारण से किसी भी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया। हाँ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में पहले भी थे, आप नीचे देख रहे हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर ये 2018 की है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की। और इसके अंदर जो सूबेदार मेजर हैं एसपी गोसल साहब, वो पहले से ही बैठे हुए हैं, तो वो पहले से ही वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ में थे। तो कल भी वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की मीटिंग में शामिल हुई। इसके बाद में जो अरक्षक संस्थाएं हैं या दूसरी जो पाड़म से हैं, दिल्ली से हैं, वो भी पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के सदस्य होते थे, पर उन्होंने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन छोड़ दी पिछले सालों में। तो कुल मिलाकर जितने भी सदस्य थे वहां पे, वो दूसरी किसी कमेटी का नहीं था। यह सबसे बड़ी बात है कि दूसरी कमेटी के किसी भी सदस्य ने वहां पर हिस्सा नहीं लिया। अब इसके अंदर जो हमारे वीर बहादुर साहब जी के पास में एक हरियाणा से बैठे हैं, एक सिपाही अत्तर सिंह दांगी जी। मैं पूछना चाहता हूं कि अत्तर सिंह दांगी जी हरियाणा में कितने पूर्व सैनिकों को उठा सकते हैं 3.25 लाख में से। अब यहां तक हो चुका है कि अत्तर सिंह दांगी का जब से फोटो आया है मेरे पास में, रोहतक से इसके खास सदस्यों का फोन आ गया कि कपिल भाई ये तो फिर वहीं पे जाके बैठ गया। मैं सर मैं क्या बताऊं, बोला हम ही तो थे 5-7 आदमी इसके साथ में, वो 5-7 ने तो हमने इसको बाहर ही निकाल लिया हुआ है बहुत दिनों से। तो और दूसरी बात देखो, मेरे को कितना अच्छा एक चीज मिल गई कि जो हरियाणा की जो संस्थाएं हैं उनके फोन आ रहे हैं कि अत्तर सिंह दांगी जी जाके वहां बैठे हैं, तो कपिल भाई आप सच कह रहे थे, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे को तो बैठे बैठाए हुए पूरे जो हरियाणा के पूर्व सैनिक हैं वो अपने आप ही रुक गए कि आपकी रैलियों से। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने मीटिंग बुलाई, ये बहुत बढ़िया बात है, पर सीधे मीटिंग क्यों बुलाई? क्या कोई मिनिमम प्रोग्राम बन चुके थे? क्या इससे पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने नायक हरपाल से बात नहीं करनी थी? दूसरे सदस्यों से बात नहीं करनी थी? मैं बार बार कह रहा था कि
3 दौरे की मीटिंग करो, 4 दौरे की मीटिंग करो, 6 दौरे की मीटिंग करो। पहले आप अपना मन मुटाव दूर करो। मन मुटाव दूर करने के बाद में आप मिनिमम प्रोग्राम लेके आओ, क्योंकि पूरे देश के जो पूर्व सैनिक हैं उनकी विश्वास वाली जरूरी करनी है, क्योंकि आप लोगों से उनका विश्वास उठ चुका है। तो आप लोगों ने बात नहीं करी, नायक हरपाल से भी नहीं करी या दूसरे सदस्यों से भी बात नहीं करी, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो? वो तो दिख गया पूरे देश के पूर्व सैनिकों ने। मेरे को तो बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख भी हुआ कि एक हमारे पास में कदम था आगे बढ़ने का, पर आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी में खुद ही आप आगे आ गए। ना कोई मिनिमम प्रोग्राम, ना कुछ और, सिर्फ बोल दिया कि 6 आदमियों की हमने कमेटी बना दी। बिल्कुल नहीं। जो 6 के 6 आदमी हैं वो एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमने वो आदमी भी चाहिए उस कमेटी के अंदर जो नॉन पॉलिटिकल हो, जो कि न उसके लिए बीजेपी, न उसके लिए कांग्रेस, न दूसरी पार्टियां, न कोई दोस्त, न कोई दुश्मन। तो सीधी सी बात है, तो वो आदमी तो इसमें आए ही नहीं। और फिर 6 आदमियों की कमेटी क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेटी बनेगी तो 41 आदमियों की बनेगी, 51 आदमियों की बनेगी, तभी हम किसी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम पूरे देश के पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग पूर्व सैनिकों का विश्वास पिछले सालों में खो चुके हो। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति पे इल्जाम लग रहे हैं। हमारे ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं हमारे कड़वे बोलने के ऊपर, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम कड़वी दवाई देते हैं। इसके अलावा आज तक हमारे ऊपर 1 रुपये का दाग नहीं है। ना ही तो नायक हरपाल पे 1 रुपये का दाग है, ना ही कपिल फौजी पे 1 रुपये का दाग है, ना ही नलिन तलवार के ऊपर 1 रुपये का दाग है, न ही गोपाल कृष्णा हो गया, जनक राज हो गया, पता नहीं कितने सदस्य हैं। तो आप लोग वहां तो हो ही गए एक तरह से फैल। दूसरी चीज आप खुद देखो कि 1 मैन आर्मी कब तक चलेंगे। अब आप उनको भी न्योता दे रहे हैं जो 17 लाख रुपया लेके 9-2-11 हो गई, जिन्होंने खुद कहा कि 2023 के अंदर उनकी 4 दौरे की मीटिंग हुई भारत सरकार से पिछले दरवाजे से, जिनका हमारे को नहीं पता। तो हम बार बार क्यों ठगे जा रहे? हम बार बार क्यों ठगे जा रहे? हम तन से, मन से, धन से संघर्ष कर रहे, आप लोगों का सहयोग कर रहे, पर वहीं पर अगर बात आती है तो पिछले दरवाजे से आप मीटिंग करके निकल लेते हो। अब आप लोगों को तो कोई कहता नहीं जो 17 लाख रुपए लेके भाग गया। लोग कहते हैं कपिल फौजी को, नायक हरपाल को, नलिन तलवार को कि आप लोगों ने निवेदन किया, हमने आप लोगों को पैसा दिया। तो वो उसकी कौन गारंटी लेगा कि आने वाले समय में अगर हम आंदोलन करते हैं, तो कोई इसको संघर्ष को नहीं तोड़ेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? क्योंकि सभी एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, उसमें से कई तो पदाधिकारी हैं जो द्वारिका में बैठे हुए पदाधिकारी, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो वो उस राजनीतिक पार्टी के खिलाफ आंदोलन कैसे कर सकते हैं जो सत्ता में हो? पहला सवाल ये है मेरा, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूं 30 लाख पूर्व सैनिकों की तरफ से, ना कि मैं किसी नेता की तरफ से जिम्मेवार हूं कि किसी संगठन के प्रति मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम अगर चलेंगे तो हम पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए चलेंगे। आगे दूसरी बात, जब जंतर मंतर पे 20 फरवरी को आंदोलन शुरू किया, नायक हरपाल, नलिन तलवार, कपिल फौजी हमने शुरू किया, 12 मार्च को उस आंदोलन को खंडित करने के लिए आप लोगों ने रैली रख दी। 23 जुलाई को जब रैली थी, अगस्त में रैली रख दी। तो ये मनमुटाव दूर होने चाहिए, पर ये नहीं है कि आप सीधी मीटिंग कर दोगे तो होगी फैल मीटिंग। तो और मैं आपको एफिडेविट पे लिख के देता हूं, चाहे कितनी भी ताकत लगा लेना, अगर आप 500-700 व्यक्तियों से ज्यादा जंतर मंतर पे पहुंचा दो तो, और जो आपने हरियाणा का एक चेहरा दिखाया है, मेरा काम हो गया। एक भी हरियाणा का पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे नहीं पूछेगा उसके अलावा, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही ऑफिसर हेड लीग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप भी हैं, और आप लोग उनको अपने पास में बिठा के और उसकी वो कर रहे हो। तो ऐसा करो, उसको बोलो कि आप कोई हरियाणा में प्रोग्राम कर दो पूर्व सैनिकों का,
1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, गिनती के 5-7 आदमियों से ज्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने भी जोर लगा लेना। जो जमीनी स्तर पे है मजबूत, वो तो थे ही नहीं वहां पे। और मैं जमीनी स्तर हरियाणा ही नहीं, मैं पंजाब को भी जानता हूं, राजस्थान को भी जानता हूं, उत्तर प्रदेश को भी जानता हूं, बिहार तक भी जानता हूं, उत्तराखंड, हिमाचल भी जानता हूं कि जमीनी स्तर पे कौन मजबूत है। अब आपने जो व्यक्ति वहां पे बिठाए, उनको खुद की पेंशन का ज्ञान भी नहीं है। हमारे जैसे हमारे नहीं, पंजाब से जो भाग लिया सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब ने, सूबेदार एसपी गोसल साहब ने पे पेंशन के बारे में नहीं पता, पर उनको स्पर्श के बारे में पता है। स्पर्श के बारे में वो 10 या 12 घंटे इकट्ठा बोल सकते हैं। स्पर्श का पूरा कंप्यूटर खोल के अलग अलग कर सकते हैं, उसके अस्तर, पिंजर, सब कुछ अलग अलग कर सकते हैं। 10-12 घंटे स्पर्श पे के ऊपर बोलते रहेंगे। हाँ, वहां की मीटिंग में अगर किसी को पे पेंशन का ज्ञान था तो एक आप खुद थे प्रधान जी, और दूसरे राजीव बैल जी थे। आप लोगों को बहुत ही गहराई से दोनों चीजों की जानकारी है, पर तीसरा व्यक्ति को तो जानकारी नहीं थी ना। और 6 आदमियों की कमेटी वैसे ही फेल हो रही है। मेरे पास में हिमाचल से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, हर जगह से फोन आया कि कपिल भाई ये हुआ क्या हो रहा है, क्या ये आएंगे, क्या ये विश्वास ले सकते हैं पूर्व सैनिकों का। मां सर मेरे को नहीं मालूम ये विश्वास ले सकते नहीं ले सकते। तो विश्वास की तो थी कमी, जब आपकी मीटिंग में सिर्फ 32 आदमी पूछ रहे हैं, और उस 32 आदमियों में से भी 32 के 32 वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हाँ, भले ही आज उनकी संस्थाएं अलग अलग हैं, पर कभी ना कभी तो वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के पार्ट थे। तो किसी दूसरे सदस्य ने वहां पर भाग नहीं लिया। तो साथियों, मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छी शुरुआत है आप लोगों की, और आप लोगों ने अच्छा एक कदम आगे बढ़ाया है, बड़ा दिल दिखाया है। पर आप इसके साथ में ये भी छोड़ दो, जैसे कि अब मान लो जैसे एक्स ग्रुप के जो हमारे नेवी एयरफोर्स के पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट में गए, तो आप उनके पीछे पीछे चले गए, उस केस के अंदर आप जाके खड़े हो गए, जबकि आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं थी। फिर परमेश्वर का एक केस का फैसला है एएफटी से, आप लोगों ने फिर मैसेज कर दिए कि जो परमेश्वर वाले वो हमारे से संपर्क करो, जबकि 121 आदमियों ने पहले से ही केस किया हुआ। तो उन 121 को ही लड़ने दो, एक्स पे वालों को ही लड़ने दो, किसी केस को खराब मत करो। इससे मैं, आप ये कहते होगे कि यार ठीक है कपिल भाई ये पता नहीं क्या कह रहा है। नहीं भाई, इससे जो पूर्व सैनिक हैं उनका विश्वास आप लोग खो रहे हैं कि हर एक केस के अंदर आप क्यों घुस जाते। कपिल फौजी तो नहीं घुसता, नायक हरपाल तो नहीं घुसता, दूसरा कोई सदस्य नहीं घुसता। मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा था आप लोगों का, क्या हमने कभी जाके आपके केस के अंदर पार्टी हम बने? जो वकीलों की संस्था थी वो बनी थी। तो इन चीजों को छोड़ के और आप और आगे बढ़ो, और अगर चाहते हो कि आपकी रैली फेल नहीं हो, तो उससे पहले आप विश्वास बहाली करो, और अब आप बंद कमरे के अंदर मीटिंग करो, नायक हरपाल से करो, दूसरे सदस्य से करो, पर उन सदस्यों को भी देखो जो सदस्य पहले 4 दौरे की मीटिंग कर चुके, तो उनको आप किस तरह से करोगे। क्योंकि उसमें से मैं सीधी सी बात कहूं, जो प्रधान था, जो गोल टोपी वाला था, वो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ था, आपका ही प्रधान था, फिर क्या दिक्कत है। तो ये तो लोग जानते हैं, सारे के सारे जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस विश्वास बहाली के लिए आप लोगों को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बंद कमरों के अंदर मीटिंग करो, मिनिमम प्रोग्राम लेके आओ, और बड़ी से बड़ी कमेटी बनाओ 41 आदमियों की, 51 आदमियों की। अगर उसमें से 5-10 आदमी जाके सरकार की गोद में बैठ गए, तो कम से कम हमारे पास में 30 जो हमारे नेता हैं वो तो रहेंगे, वो तो एक तरह से विरोध करेंगे कि नहीं, हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, वह पूरी होनी चाहिए। हमारे को राजनीति नहीं करनी, जिसको राजनीति करनी है, जिसको राजनेता बनना है, उनको बाहर कर रहे हैं। तो उससे क्या है, संगठन और आंदोलन नहीं टूटेगा। पर अगर 6 के 6 आदमी एक तरफ चले गए, सरकार की गोद में बैठ गए, तो फिर आंदोलन का क्या रहेगा।
हम बार बार 30 लाख पूर्व सैनिकों को धोखा नहीं दे सकते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कि बार बार मैं उनको कहूं कि आप लोग आओ, आप लोग इसमें भागीदारी लो और बाद में कोई 4 दौरे की मीटिंग पिछले दरवाजे से कर लो। नहीं भाई, इस आपके भागीदार हम नहीं बनेंगे। दूसरी बात, आप देखो कि माइक को कौन छोड़ेगा, नहीं तो हमारा वो सूबेदार मेजर छोड़ेगा माइक को, क्योंकि उसको भी बहुत चस्का है मंच के ऊपर खड़ा होने का, बोलने का, सारी चीजों करने का। और वाइस के जो प्रधान है वो भी माइक को नहीं छोड़ते, वो भी मंच पे ही खड़े रहते हैं। ऊपर से जो गोल टोपी हैं वो भी मंच को नहीं छोड़ते। तो आम पूर्व सैनिक क्यों समर्थन करें? सिर्फ इसलिए कि आप लोग नेता बन जाएं, अपनी मांगे, हमारी सिर्फ मांगे हैं? नहीं, आप लोगों को मिनिमम प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा और आप लोगों को 2 कदम पीछे भी लेने पड़ेंगे। उसमें वो न्यूट्रल आदमी होने चाहिए जो किसी राजनीति को नहीं मानते। तभी हम रामलीला ग्राउंड में 5 लाख पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं तो अभी आपकी जो मेरे ख्याल में अप्रैल की जो आपने तारीख दी है, वो अप्रैल की तारीख भी आ जाएगी। जिस तरह से कल 32-34 आदमी पूछे हैं, तो देख लेना कि कहां से स्ट्रेंथ उठती है जब तक आप मीटिंग नहीं करोगे। एक पूर्व सैनिक ने बहुत ही अच्छी बात कही कमेंट में। देखो, एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग का न्योता सोशल मीडिया के थ्रू दिया जा रहा है, मतलब वीडियो बना के। नहीं भाई, कोई रैली थोड़ी हो रही है। तो जगह तो आप लोगों को भी मालूम है अपनी खुद की कि आपकी पैरों के नीचे कितनी जमीन है। जब आप सोशल मीडिया पे वीडियो बना के कह रहे हो कि मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, जबकि सभी संस्थाओं की आप लोगों के पास में ईमेल एड्रेस है, उनका मोबाइल नंबर है, आप उनको न्योता मोबाइल से भी दे सकते हो, मैसेज के द्वारा भी दे सकते हो। कोई रैली तो हो नहीं रही सोशल मीडिया पे कि आप वीडियो बनाओ। तो ये तो जगह खुद की बता देते हैं ना। जब एक मीटिंग हो रही है तो मीटिंग की तो प्रोसेस बहुत अलग होती है। आपने सर्कुलर निकाल दिया और उनके व्हाट्सएप पे डाल दिया, वो अपने आप आ जाएंगे, चाहे जितनी भी संस्थाएं हैं। कोई रैली थोड़ी कर रहे हैं। तो इससे तो वो जगह पता लग रही है ना कि कहां तक हम सीमित है। तो साथियों, मैं फिर कहूंगा बहुत ही अच्छा प्रयास था और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हल होगा। और ये जो सवाल मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये उनके कमेंट आए हुए हैं हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में। वही चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। और मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल का एक मेंबर और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी, अभी हम इनको समर्थन नहीं देंगे इसको। और जितने भी हमारे पार्टनर एलायंस में हैं या जो हमारे साथ में जुड़े हुए पूर्व सैनिक हैं, वो भी अभी इनको समर्थन नहीं देंगे किसी भी रैली में, क्योंकि हम बार बार अपने पूर्व सैनिकों को धोखा नहीं दे सकते, हम उनको बरगला नहीं सकते कि बगैर मिनिमम प्रोग्राम के, बगैर कमेटी, बगैर संयुक्त मोर्चा के हम अपने पूर्व सैनिकों को वहाँ दिल्ली में लेके जाएं, उनका पैसा, उनका समय खराब करें। बिल्कुल नहीं। और जब तक मेरा कोई मैसेज नहीं मिले, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुई संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे हरियाणा, पंजाब, जब पूरे देश के पूर्व सैनिक मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरह से इनके रैली में भागीदार नहीं बनना। जब तक मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, जब तक नायक हरपाल जैसे जो पिछले 15-16 सालों से संघर्ष कर रहे हैं वो व्यक्ति सामने नहीं आते। क्योंकि हमने अगर किसी पे विश्वास है तो आज भी मेरे को नायक हरपाल पे परमात्मा की तरह विश्वास है। तो ऐसे व्यक्ति जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक हम नहीं आएंगे। क्योंकि वो नायक हरपाल कल भी नहीं गए मीटिंग में और मेरे को इस बात का पता है कि वो नहीं जाएंगे, इतना तो हम समझ रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।